नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ भारत विदेशों में बने टीकों का भी इस्तेमाल कर सकेगा। केंद्र सरकार ने विदेशों में बनी वैक्सीन का आयात करने का निर्णय लिया है। टीकाकरण के कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से विदेशों में निर्मित कोरोना वैक्सीन जिनको अलग अलग देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है का भारत में आयात किया जाएगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में तय हुआ है कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन विदेशों में बनी और जिनको आपात इस्तेमाल की मंजूरी यूएस FDA, EMA आदि WHO की लिस्ट में शामिल है और दूसरे देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उन्हें भारत में भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से भारत के वृद्धि पूर्वानुमान के लिए जोखिम पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले साल के निम्न स्तर को देखते हुए GDP वृद्धि दर दोहरे अंक में रह सकती है। मूडीज ब्रॉड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी ने कहा कि वायरस का प्रकोप बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। मूडीज ने उम्मीद जताई कि संक्रमण की मौजूदा लहर से निपटने के लिए एक देशव्यापी लॉकडाउन के विपरीत छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया जाएगा, जिससे 2020 के मुकाबले आर्थिक गतिविधियां कम प्रभावित होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस साल का सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव है। यहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में अपनी जमीन मजबूत कर रही भारतीय जनता पार्टी के बीच भयंकर घमासान चल रहा है। यहां भी 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 4 चरणों का मतदान बाकी है। इन चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह तृणमूल के चुनावी नारे खेला होबे की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस नारे को खूब उछाला और बीजेपी को चुनौती दी है। इस नारे को 25 साल के TMC के राज्य प्रवक्ता देबांशु भट्टाचार्य ने लिखा है। देबांशु ने बताया कि उन्होंने ये नारा जनवरी में लिखा था, फिर ये नारा तृणमूल का एंथम बन गया। उन्होंने बताया कि इस नारे को लिखने के पीछे बीजेपी की TMC को तोड़ने की कोशिश पर निशाना साधना था, क्योंकि बीजेपी यहाँ तृणमूल में सेंध लगा रही थी। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में तो कहते हैं कि गेम इज ऑन। हमने सोचा कि इस खेल को खेल से ही मात दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना शुरू किया। उनके इस धरने को समाजवादी पार्टी ने सांकेतिक रूप से अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगवाना दरअसल चुनाव हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। सपा ममता बनर्जी के धरने में सांकेतिक रूप से साथ है। उन्होंने कहा कि आशा शमशान कब्रिस्तान के धार्मिक बंटवारे के बयान देने वालों पर भी निष्पक्ष चुनाव आयोग कोई प्रतिबंध लगाएगा। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में भारत के पास कोरोना के खिलाफ 3 वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। देश में इस वैक्सीन को 5 फार्मा कंपनियां तैयार करेगी और एक साल में कुल 850 मिलियन डोज बनाए जाएंगे। फिलहाल वर्तमान में अप्रैल के अंत तक वैक्सीन की लिमिटेड डोज उपलब्ध हो जाएगी। भारत में डॉक्टर रेड्डीज की ओर से तैयार की गई स्पुतनिक 5 की प्रभावकारिता 91.6% आई थी। इस वैक्सीन का भारत में पहले तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और डॉक्टर रेड्डीज ने फरवरी में ही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूर के लिए अप्लाई किया था। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार कोरोना लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस लहर में युवा और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस बार 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं। CM ने अपील की कि आप जब भी घर से बाहर निकलें कोविड दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो इसका टीका जरूर लगवाएं। CM केजरीवाल ने CBSE की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली के 6 लाख बच्चे CBSE की परीक्षा में बैठेंगे। 1 लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की चौथी लहर विकराल रूप लेती जा रही है। दिल्ली में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटों में 11,491 नए संक्रमण मामले सामने आए हैं। वहीं 72 मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 5 दिसंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। 5 दिसंबर को 77 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 12.44% है, जो कि 21 नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। कोरोना मामले में उछाल के साथ ही दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले 17,000 लोगों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर की मांग में 3 गुनी वृद्धि हुई है।
पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इसके विरोध में ममता ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास अकेले ही धरना दिया। वे चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रही है। वह यहां व्हील चेयर पर ही पहुंची और पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। भाजपा की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा में भाजपा की सहयोगी पार्टी रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने एनडीए के चेयरमैन और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अलग होने की बात कही है। हालांकि 2019 से ही दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी थी। तब जीएफपी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली सरकार के फैसले एंटी गोवा नीतियों के तहत आते हैं। ये गोवा की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काबू नहीं हो रही है। सरकार ने भोपाल के बाद ग्वालियर में भी 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ग्वालियर में 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। चिताएं ठंडी होने से पहले दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इन 4 बड़े शहरों में 24 घंटा में कोरोना के 4136 नए केस आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। उधर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। मौका है कुंभ के तीसरे मुख्य शाही स्नान का। कुंभ की भीड़ देश भर में सुपर स्प्रेडर बन सकती है। हरिद्वार में मेला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक समय मेला क्षेत्र में करीब 1.5 लाख लोग मौजूद है। 14 अप्रैल यानी शाही स्नान के दिन भीड़ 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। स्थानीय प्रशासन मान रहे कि मेले में 2 गज दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन है। शाही स्नान के दौरान तो ये संभव ही नहीं है। ऐसे में कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश और लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वह सरकार के दावे से बहुत अलग है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भार्गव करिया की बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा कि वह भगवान भरोसे है। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए रमजान के महीने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित मस्जिदें तब तक बंद रहेगी जब तक इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर एक प्रशिक्षित वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा जो लोगों के तापमान की जाँच करेगा। हिंदी सिनेमा जगत में रहीम चाचा के नाम से चर्चित ए.के. हेंगल का निधन 26 अगस्त 2012 में हुआ था। ए.के. हेंगल बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने 70 से 90 के दशक तक ज़्यादातर फिल्मों में पिता या फिर एक्टर्स के करीबी रिश्तेदार का किरदार निभाया है। बताया जाता है कि ए.के. हेंगल भी बुरी स्थिति में घर में मृत पाए गए थे। हेंगल अपने अंतिम दिनों में बेहद तंगी के दौर से गुजरे। उन्होंने अंतिम दिन किराए के टूटे फूटे घर में गुजारे थे। मौत से पहले वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। बताया जाता है कि जब उनकी सेहत बेहद खराब थी तब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।